देश की 400 लोकसभा सीटें जीतना आसान है अगर कोई पार्टी 43 साल मेहनत करे। वहीं 400 सीट गंवाई भी जा सकती हैं यदि कोई पार्टी कुछ ना करे। यह शब्द देश की दो पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। 2024 पर आया नया सर्वे कहता है कि मोदी 400 सीट तक जीत सकते हैं। हिंदी बेल्ट का हिंदू वोटर बीजेपी के पास आ चुका है। दरअसल बीजेपी ने एक झटके में ये सीटें नहीं जीती हैं। ये 4 दशक की मेहनत और रणनीति का नतीजा है। इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल, ये सभी राज्य बीजेपी ने कांग्रेस की सारी जमीन को हड़प कर हासिल किए हैं। कांग्रेस हिंदी बेल्ट से लगभग साफ हो चुकी है। तो नरेंद्र मोदी की जीत और कांग्रेस की हार कब से हुई? 2024 के चुनाव की पूरी एक्सरे रिपोर्ट यह देखिए। 43 साल में कैसे बीजेपी 2 से 303 सीटों पर पहुंच गई? कांग्रेस कैसे इस दौरान 414 से 52 सीटों पर सिमट गई? बीजेपी 400 का टारगेट सेट कर रही है, वहीं कांग्रेस बिखरी क्यों नजर आ रही है? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना के समय यही बात कही थी। उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं या फिर विपक्षी दलों में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दिनों में वाजपेयी की बातें सही साबित होगी। 1984 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज केंद्र समेत 16 राज्यों की सत्ता पर काबिज है और 400 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर रही है। वहीं कांग्रेस नेफ्ट की ओर अग्रसर है। 1980 में 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 52 सीटों पर सिमटी है और बिखरी हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अटल जी के बारे में खुद बताया है। 1980 में जब बीजेपी बनी तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का स्वर्णिम काल चल रहा था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी 353 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज थी। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के लिए देश की राजनीति में जगह बनाना आसान नहीं था। 4 साल बाद हुए लोकसभा चुनावों में यह दिखा भी। नई नवेली पार्टी बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली। वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर से कांग्रेस को अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली और राजीव गांधी पीएम बने। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 46.86% वोट शेयर के साथ 414 सीटें जीत का रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस को 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया। वहीं बीजेपी ने भी 7.74% वोटों के साथ 2 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा। बीजेपी को 1 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष रहे वाजपेयी चुनाव नहीं जीत पाए। बीजेपी अब पूरे देश में छाना चाहती थी, वहीं कांग्रेस बड़ी जीत के दम में डूबी थी और सिर्फ गांधी परिवार के भरोसे रही। ऐसे में बीजेपी ने अपनी विफलताओं के कारणों का मंथन किया। इसमें सामने आया कि पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की उदारवादी नीति काम नहीं करेगी। इसी चलते चुनाव के 2 साल बाद ही वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के साथ साथ राजीव गांधी पार्टी अध्यक्ष भी बने रहे। इसी बीच बोफोर्स घोटाले में भी घिरे लेकिन पद पर बने रहे। यानी कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहीं आडवाणी के कार्यक्रम में बीजेपी ने राम राम का सहारा लिया। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर संकल्प में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के वादे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी। दिसंबर 1989 आम चुनाव में भाजपा ने राम मंदिर बनाने की बात पहली बार चुनावी घोषणा पत्र में शामिल की। नतीजा ये हुआ कि 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीटें जीत ली। वहीं रिस्क नहीं लेने वाली कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हारी बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा भी खो दिया। कांग्रेस को सिर्फ 197 सीटें मिली।
राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत में पहली बार हिंदुओं को एक सामूहिक वोट बैंक में तब्दील कर दिया। मंदिर मुद्दे पर पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इसके अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के ऊंचे होते कद से उस वक्त के जनता दल सरकार घबरा गई। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भाजपा के बढ़ते असर को कम करने के लिए 1990 में मंडल कमीशन के आरक्षण को लागू करने की घोषणा कर दी। स्वर्ण हिंदू इस फैसले के विरोध में उठ खड़े हुए, यानी पहली बार हिंदू वोट बैंक में बिखराव हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से 25 सितंबर 1990 को अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा शुरू की। नरेंद्र मोदी ने तब इस रथ यात्रा की पूरी मैनेजमेंट की थी। इसके बाद तो पार्टी को मिलने वाला समर्थन बढ़ता ही गया। रथ यात्रा आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। इसे मंडल बनाम कमंडल की सियासत कहा गया। आडवाणी की बिहार में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर को समर्थन दिया, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। रथ यात्रा के बाद आडवाणी की पॉपुलैरिटी चरम पर थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने फिर रिस्क लिया। 1991 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुरली मनोहर जोशी को अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस के सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप और हाईकमान कल्चर से संगठन और मास सपोर्ट बेस पर असर पड़ा। इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। यही वजह कि राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत नहीं हासिल कर सकी। कांग्रेस ने 1991 के चुनाव में 244 सीटें जीती और उसे देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा वोट मिले। वहीं बीजेपी ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया और 120 सीटें जीती। बीजेपी को देश भर में 5 करोड़ 60 लाख वोट मिले। बीजेपी को पहली बार विपक्षी पार्टी का तमगा हासिल हुआ। बीजेपी भले ही 120 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बन गई, लेकिन सत्ता पर काबिज होने की उसकी हसरत अभी भी अधूरी थी। अब बीजेपी को लगने लगा था कि बिना ओबीसी को साथ सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। यही वजह कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी के तमगे वाली बीजेपी ने राज्यों में नई लीडरशिप डेवलप करनी शुरू कर दी। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कल्याण सिंह, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी चेहरा बने। वहीं राम मंदिर के सहारे हिंदू वोट को जोड़ने में लगी रही। उधर पहली बार कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार से अलग सदस्य नरसिम्हा राव को अध्यक्ष बनाया, लेकिन उन्होंने भी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को ही बढ़ावा दिया, यानी पीएम के साथ वो पार्टी पर भी अपना पकड़ बनाए रखना चाहते थे। लेकिन इससे पार्टी संगठन बिखरता गया और कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल पनपने लगा। 1996 के चुनाव में बीजेपी को इस रणनीति का फायदा भी मिला। पार्टी पहली बार 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 19% ओबीसी ने बीजेपी को वोट किया। वहीं कांग्रेस सिर्फ 140 सीटों पर सिमट कर रह गई। पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के लिए। 1996 में सरकार गिरने पर वाजपेयी ने सदन में कहा था, हमें क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? यह जनादेश ऐसे ही नहीं मिला है, हमने मेहनत की है। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष है। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है।